हम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अबूजर मौज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अहम और बड़े फैसले की। मुल्क में 5 से 22 मई तक बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में कमी कर दी गई है। NCOC के मुताबिक 5 से 20 मई तक बैनुल-अक़वामी परवाज़ें 20% तक कर दी गई हैं। 18 मई को NCOC इजलास में दोबारा गौर भी होगा। पाकिस्तान सफ़र के लिए 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट मनफी होना भी ज़रूरी करार। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की रैपिड कोरोना टेस्टिंग भी होगी। मुसाफिरों को 10 दिन के लिए घर पर करंतना भी करना होगा। तो ये अहम और बड़े फैसले किए गए NCOC की जानिब से। मुल्क में 5 से 20 मई तक बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में कमी कर दी गई है। NCOC के मुताबिक 5 से 20 मई तक बैनुल-अक़वामी परवाज़ें 20% तक कम कर दी गई हैं और 18 मई को NCOC इजलास में दोबारा गौर भी होगा। इसके अलावा पाकिस्तान सफ़र के लिए जो शराइत रखी गई हैं वो ये हैं कि जी 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट मनफी होना ज़रूरी है। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की रैपिड कोरोना टेस्टिंग भी होगी और इसके साथ साथ मुसाफिरों को 10 दिन के लिए घर पर करंतना भी करना होगा। इस पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ हैं। सगीर चौधरी, बताइएगा बड़े फैसले किए गए हैं NCOC की जानिब से, क्या तफसील रही? जी देखिए, कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र NCOC की जानिब से एक एडवाइजरी जारी की गई है और इस एडवाइजरी के मुताबिक जो है बैरून मुल्क से आने वाले जो मुसाफिर हैं उनकी तादाद में 80% तक कमी कर दी गई है और जितने भी दीगर ममालिक से आने वाले मुसाफिर हैं उनके हवाले से एक एडवाइजरी जो जारी हुई उसमें कहा गया है कि मुसाफिरों की तादाद जो है वो 20% से ज़ायद नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी लाजम किया गया है कि जितने भी बैरून मुल्क से मुसाफिर आएंगे उनका 72 घंटे पहले जो है वो PCR टेस्ट नेगेटिव उनको दिखाना लाजमी होगा और उसके बाद फिर दोबारा से उनका टेस्ट किया जाएगा। अगर उनका मनफी टेस्ट आता है तो फिर उसको 10 दिन के लिए उनको करंतना किया जाएगा, वो क्वारंटाइन में रहेंगे। और इसके अलावा अगर मुस्बत टेस्ट आता है तो फिर उसकी सूरत में जो ज़िला इंतजामिया की जानिब से क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसका इतलाक जो मुलबदर किए गए जाने वाले डिपोटीज़ हैं उन पर तो नहीं होगा, लेकिन ये 4 मई से 20 मई तक जो है इसका इतलाक होगा और इसके बाद 18 मई को जो है वो इस पर एक जायज़ा इजलास बुलाया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या सूरत हाल बेहतर रही, क्या इसको जारी रहना चाहिए या इसमें मजीद कमी बेशी की ज़रूरत है। ये जो मुरासला है ये वजारत दाखिला, वजारत खारजा, इसके अलावा चारों सूबाई सेक्रेटरीज़ को बाज़ाब्ता तौर पर अरसाल कर दिया गया है। ठीक है, शुक्रिया सगीर चौधरी, आपने हमें अहम फैसले के हवाले से आगाह किया। और पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर के वार भी जारी हैं। वायरस से मजीद 146 अफराद जान से चले गए हैं जबकि मरने वालों की तादाद 17,957 तक पहुँच गई है। 24 घंटे में 4,696 अफराद में वायरस की तस्दीक भी हुई है। तो 24 घंटे के दादोशुमार के मुताबिक 4,696 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई जबकि अब तक मरने वालों की जो कुल तादाद है वो 17,957 तक पहुँच गई है। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में इस वायरस से 146 अफराद जान से चले गए हैं। तो ख़तरनाक लहर, तीसरी लहर पाकिस्तान में जारी है जिसकी वजह से और मज़ीद अमवात भी हुई हैं। 24 घंटों में 146 अफराद जान से चले गए NCOC के मुताबिक और मरने वालों की तादाद 17,957 तक पहुँच चुकी है। जबकि 24 घंटे में 4,696 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। तो मज़ीद SOPs को फॉलो भी करना होगा, सख्ती भी करनी होगी। स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन जहाँ जहाँ पर है उस पर अमल दरामद भी करवाना होगा क्योंकि केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर जारी है और पॉजिटिव केसेस की शरह 9.63% भी रही है जो कि 10 के करीब है और ये रेशो खासी ख़तरनाक भी साबित हो रही है। मरने वालों की तादाद जो है वो 17,957 तक पहुँच गई है और इसके साथ साथ 24 घंटे में 4,696 अफराद इस वायरस में तस्दीक हुई, उनकी पॉजिटिव केसेस हुए। इसके साथ साथ 146 अफराद जान से चले गए। दूसरी जानब ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज ने हुकूमत से ईद की तवील छुट्टियों के फैसले पर नजरसानी की अपील की है। उन्होंने तजवीज़ दी है कि ईद पर 13 से 16 मई तक छुट्टियां की जाएं। तमाम पैदावारी मराकज़ और ट्रांसपोर्ट को 10 दिन के लिए बंद करना दुरुस्त नहीं। गौहर एजाज ने यह भी कहा कि मुल्क पैदावार एक्सपोर्ट के मामले में बड़े नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो इसको रिव्यू किया जाए और रिव्यू करते हुए छुट्टियों की तादाद जो है वो कम की जाए। ईद पर छुट्टियां 13 से 16 मई तक होनी चाहिए, ये तजवीज़ दी है ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज ने। उन्होंने हुकूमत से ईद की तवील छुट्टियों के फैसले पर नज़रसानी की अपील की है, रिव्यू करने का कहा है और तजवीज़ दी है कि ईद पर 13 से 16 मई तक छुट्टियाँ की जाएँ। तमाम पैदावारी मराकज़ और ट्रांसपोर्ट को 10 दिन के लिए बंद करना मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं है। गौहर एजाज का ये भी कहना है कि मुल्क पैदावार और एक्सपोर्ट के मामले में बड़े नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
उधर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि कोरोना तबाहकारियों को आगे बढ़ा रहा है, खासकर काम करने वाले तबके को ज्यादा चैलेंजेस का सामना है। वायरस के मुआशी असरात और लॉकडाउन से गुर्बत मजीद बढ़ गई है। तो मियां शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा है। कोरोना के हवाले से उन्होंने कहा कि तबाहकारियाँ आगे बढ़ रही हैं, खासकर काम करने वाले तबके को ज़्यादा चैलेंजेस का सामना भी है। उन्होंने कहा कि वायरस के मुआशी असरात और लॉकडाउन से गुर्बत मजीद बढ़ रही है, मुल्क मजीद मुश्किल में जा रहा है। ऐसा कहना था मियां शहबाज शरीफ का। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि कोरोना तबाहकारियों को आगे बढ़ा रहा है और ख़ासकर काम करने वाले तबके को ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। वायरस के मुआशी असरात और लॉकडाउन से गुर्बत मजीद बढ़ रही है। मियां शहबाज शरीफ ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा कि वायरस के मुआशी असरात और लॉकडाउन से गुर्बत मजीद बढ़ रही है। तो बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन ज़ुबैर मोतीवाला ने भी ईद की तवील तातीलात को मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है, ये जानने के लिए हमने उनसे रब्ता किया। उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। देखिए, इतनी लंबी छुट्टियां कैसे पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है। एक तरफ हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं और सबसे बड़ा जो हिट आएगा इसके अंदर वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को आएगा। और देखिए, एक्सपोर्ट आपने बैंक्स बंद कर दिए, हमारे डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएट करने होते हैं, उनकी सारी रिटायरमेंट होती है, एलसी की लास्ट डेट्स होती हैं। इतनी लंबी छुट्टी जो है ना, ये मेरा नहीं ख्याल है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इसको जो है ना वो बर्दाश्त कर सकेगी। बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई हम तो बिल्कुल, हमारे लोगों ने जो हमको इतने फोन हमको आए और जितने प्रेशर हमारे ऊपर है कि जो है किसी सूरत में भी इसको जो है इसको रिवर्स करवाएंगे। लेकिन अगर नहीं है इमरजेंसी तो एक्सपोर्ट्स को तो कम से कम इसको एग्जाम करें उसमें से। अगर एक्सपोर्ट को आप एग्जाम नहीं करेंगे तो मुल्क का ज़र मुबादले का मसला है। उधर कोरोना वबा, ऑक्सीजन सप्लाई कंपनियों की मनमानी जारी है। कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली इजाफी ऑक्सीजन के रेट 53 रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं। अस्पतालों को मामूल के मुताबिक 77 रुपये फी मकम मीटर पर ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही थी। ये तमाम मामला है जिसमें हमने देखा है एक बार फिर मजीद इजाफा हो रहा है। कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली इजाफी ऑक्सीजन के रेट भी 53 रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं और अस्पतालों को मामूल के मुताबिक 77 रुपये फी मकब मीटर पर ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही थी। और एक बार फिर महंगी ऑक्सीजन खरीदने पर लोगों को मजबूर किया जा रहा है, मरीजों को, और उनके लवाकिन भी इसलिए परेशान हैं। ऑक्सीजन सप्लाई कंपनियों की मनमानी जारी है। कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली इजाफी ऑक्सीजन के रेट से बढ़ा दिए गए हैं और मनमानी जारी। कोरोना की वजह से इजाफी ऑक्सीजन का रेट अब 130 रुपये फ़ी मकब मीटर कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल, अस्पतालों को 77 रुपये फ़ी मकब मीटर पर ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही थी, लेकिन अब ये रेट बढ़ाकर 130 कर दिया गया। 53 रुपये इसमें इजाफा किया गया। ऑक्सीजन के रेट में 53 रुपये इजाफे के बाद अब ये 130 तक पहुँच गया है और पहले ये 77 रुपये फ़ी मकब मीटर पर ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही थी, लेकिन अब 130 रुपये रेट है। ऑक्सीजन सप्लाई कंपनियों की मनमानी जारी है, जिस हवाले से आपको आगाह करने हैं। कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले इजाफी ऑक्सीजन के रेट 53 रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि अस्पतालों को जो मामूल के मुताबिक रेट मिलता है वो 77 रुपये फ़ी मकब मीटर पर ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, लेकिन अब 130 रुपये तक ये रेट बढ़ गया है। तो मनमानी जारी है कंपनियों की। सप्लाई की जानिब से अभी कमी देखने में आई, लेकिन साथ साथ जो सप्लाई हुई उनमें रेट्स में भी इजाफा कर दिया गया। कोरोना वबा, ऑक्सीजन सप्लाई कंपनियों की भी मनमानी एक जानिब जारी है और इसके साथ साथ कोरोना के हवाले से आपको बता रहे हैं कि मरीजों के लिए अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली इजाफी ऑक्सीजन के रेट 53 रुपये तक बढ़ा दिए गए, जो कि अब 130 तक पहुंच गया है। अस्पतालों को मामूल के मुताबिक 77 रुपये फ़ी मकब मीटर पर ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही थी। इस पर हम जानेंगे, जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। जाहिद चौधरी साहब, ये बताइएगा, इतना ज़्यादा रेट कर दिया गया, मनमानी ऐसा लगता है कि जारी है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कोरोना जो वबा है इसके दौरान जो मरीज़ हैं कोरोना वायरस के, अस्पतालों में उनके लिए सप्लाई की जाने वाली जो ऑक्सीजन है उसको कंपनियों ने अपनी मनमानी करते हुए जो है वो महंगा कर दिया है। जो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें जो ऑक्सीजन इससे पहले जो है वो जिस रेट पर फराहम की जा रही थी और जितनी अस्पतालों की ज़रूरत थी, उस ज़रूरत से ज़ायद जितनी भी इजाफी ऑक्सीजन जो है वो कोरोना वबा की वजह से अस्पताल ख़रीद रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका रेट जो है वो तकरीबन 2 गुना कर दिया गया है। अब अस्पतालों को जो उनकी पहले प्रीवियस डिमांड है हर माह की, उसके मुताबिक जो ऑक्सीजन है वो 77 रुपये तक जो है वो फ़ी मकाब मीटर फराहम की जा रही थी और वो बदस्तूर उतना उस स्लैब को जो है वो 77 रुपये फ़ी मकाब मीटर तक के
रेट पर ही रखा गया है, लेकिन उससे इजाफी जितना भी लोड जो है वो बढ़ा है अस्पतालों में, उसका रेट जो है वो गैस कंपनीज की जानिब से 130 रुपये फ़ी मकाब मीटर तक बढ़ा दिया गया है। और ये इजाफा जो है वो सिर्फ कोरोना वायरस के मरीज़ों की वजह से जो है वो हुआ है, और कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए जो इजाफी ऑक्सीजन ख़रीदनी पड़ रही है उसके रेट्स जो हैं वो बढ़े हैं। लेकिन अभी तक इस सूरत हाल का हुकूमत ने या किसी अदारे ने कोई नोटिस नहीं दिया। दूसरी जानिब जो कंपनीज़ हैं उनका मौक़िफ़ है कि चूँकि उनको जो मेडिकल लिक्विड जो ऑक्सीजन है वो बैरून मुल्क से दरामद करनी पड़ रही है, और उसकी जो है वो दरामदगी की वजह से उनको रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वो इम्पोर्ट हो रही है, मेडिकल ऑक्सीजन, जिसकी वजह से जो है वो ये डिमांड बढ़ी है और उनके ऊपर लोड बढ़ गया है, इसलिए वो रेट बढ़ाने पर मजबूर हैं। लेकिन इस मसले को हुकूमत के किसी भी अदारे की सतह पर जो है वो अभी तक जो है वो इसका ना तो तदारक किया गया है, ना इसका कोई बराबर जो प्रॉपर नोटिस है वो लिया गया है कि इसको जो है वो देखा जाए कि क्यों ये इजाफी गैस जो है वो अब अस्पतालों को महंगी मिल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, आपने हमें आगाह किया कि हुकूमत इस वक्त नोटिस नहीं ले रही, लेकिन रेट्स बढ़ गए हैं। उधर पिम्स अस्पताल में दस्तयाब ऑक्सीजन कोरोना मरीजों के लिए कम पड़ने लगी है। घरों में मौजूद कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर महंगा भी कर दिया गया है। मामला क्या है, इस वक्त सूरत हाल क्या है, सबा वजीर से जानेंगे। सबा बताएगा इस वक्त प्रॉब्लम्स का सामना है मरीजों को। मैं पिम्स अस्पताल के कोरोना वार्ड्स के बाहर ही मौजूद हूं और यहां पर मरीज आने का जो सिलसिला है वो कम नहीं हो सका है, क्योंकि दिन ब दिन कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि यहां पर ऑक्सीजन की कमी का जो सिलसिला है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो सका। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूँ यहाँ पर ये एक टैंक है जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो मुख्तलिफ वार्ड्स में दी जाती है, और 9000 टन का ये टैंक सिर्फ एक पिम्स अस्पताल में मौजूद है, और इसकी भी ऑक्सीजन जो है वो पूरी नहीं हो पा रही। और पहले 24 घंटे में एक दफ़ा ये रिफ़िल हो रहा था, लेकिन अब हर 7 से 8 घंटे के बाद इसको रिफ़िल किया जाता है, क्योंकि यहाँ से ही ऑक्सीजन जो है मुख्तलिफ वार्ड्स में जाती है और मरीज़ जो हैं ऑक्सीजन पर है उनको ऑक्सीजन दी जा रही है। लेकिन अगर बात करें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, तो इस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 6000 का ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो 12 से 15,000 रुपये में मिल रहा है, जबकि बड़ा वाला सिलेंडर जो है वो 18 से 20,000 में भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। तो जो लोग घरों में क्वारंटाइन हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किलात जो हैं वो मरीज़ों की बढ़ गई हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इनको मिल ही नहीं रही है। और इस्लामाबाद के मुतअद्दिद ऐसे स्टोर्स हैं जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं वो ब्लैक में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लेकिन आम आवाम की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत ज़्यादा महंगी है। और कोरोना के मरीज़ को अगर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर 4 से 5 घंटे में ख़त्म हो जाता है, जबकि अगर बड़ा सिलेंडर लगाया जाए तो वो सिलेंडर भी 8 से 10 घंटों में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त भी अस्पताल में नए मरीज़ों को दाखिल करने का सिलसिला तो बंद किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर घरों में क्वारंटाइन मरीज़ हैं तो उनको भी ऑक्सीजन के हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिम्स अस्पताल में ये एक टैंक जो है वो ऑक्सीजन की कमी को पूरा नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल और मुश्किलात बढ़ना शुरू हो गए हैं। हमें आगाह किया तमाम सूरत हाल से। उधर कराची में वैक्सीनेशन सेंटर पर रश बढ़ने लगा है। हुकाम के मुताबिक वैक्सीनेशन के रुझान में इजाफे की एक वजह भारत से सामने आने वाली ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। सूरत हाल क्या है वैक्सीनेशन सेंटर के बाद जानेंगे कफ़ायत अली शाह से। जी कफ़ायत। कोरोना की वैक्सीन शुरू में तो जो है वो बुज़ुर्ग अफराद को लगाई जा रही थी, 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को। फिर उसके बाद जो है वो हुकूमत की जानिब से 50 से ऊपर अफराद को भी जो है वो लगानी शुरू कर दी गई थी और रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई थी। लेकिन अब एक ऐलान किया गया है 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद भी जो है वो एलिजिबल हो गए हैं, लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी शुरू की गई है। अब इनको जो कोड जैसे जैसे जनरेट होंगे उसके बाद जो वैक्सीनेशन सेंटर पे लगाई जाएगी। कराची का खालिद दिना हॉल सेंटर जहाँ पर जो है वो रश बढ़ चुका है, और जो प्राइवेट सेंटर्स हैं वहाँ पर भी वैक्सीन ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर रश मज़ीद बढ़ गया है। हमारे साथ खालिद दिना हॉल सेंटर्स के जो हेड हैं डॉक्टर फरत अबाशाह, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सूरत हाल जानते हैं। इंडिया को देख के जिस तरह इंडिया से मूवीज़ आ रही हैं, ये भी एक फैक्टर है कि रश बढ़ा हुआ है। और लेकिन अभी भी लोगों का रुझान वैक्सीनेशन की तरफ नहीं है। अभी भी जो हमारे पास आ रहे हैं पढ़ी लिखी कम्युनिटीज़ आ रही हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर फरत अबाशाह हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर जो है वो अचानक से रश भी बढ़ा है रमज़ान के महीने में, और इनका ये भी कहना है कि जो इंडिया में जो सूरत हाल है
उसके बाद टीवी पे देखने के बाद जो रश जो है यहाँ पर मजीद बढ़ गया है। खालिद दिनाल काफ़ी बड़ा सेंटर है जहाँ पर जो है वो आप देख सकते होंगे कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, और ना सिर्फ अभी बल्कि इफ्तार के बाद। शुक्रिया कफायत, आप हमें आगाह करते कि लोग वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। उधर कोरोना की तीसरी लहर, सिंध असम्बली की तमाम कायमा कमेटियाँ 1 साल से गैर फाल हैं। सूबे के कई अहम मामलात कमेटियाँ गैर फाल होने से इल्तवा का शिकार हो चुके हैं। इस पर हम जानेंगे आज़ाद ऑडियो से। आज़ाद, बताइएगा कमेटियाँ अभी तक दोबारा से फॉल नहीं की गई, क्या वजह सामने आई और कब तक दोबारा से फॉल कर देंगी, कोई खबर है? जी बिल्कुल, ये सिंध असम्बली की 40 से ज़ायद कायमा कमेटियाँ हैं जो सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के उमूर चलाती हैं, उनके मामला को देखती हैं। लेकिन सिंध असम्बली की ये 40 से ज़ायद कायमा कमेटियाँ जिसमें कानून, सेहत, बल्दियात, तैलीम, खजाना समेत दीगर महकमों कमेटियाँ शामिल हैं जो गुज़िश्ता 1 साल से मुकम्मल तौर पर गैर फाल हैं। इस हवाले से कहा जा रहा है कि कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र जो तीसरी लहर है, इस लिहाज से जो कायमा कमेटी के इजलास हैं वो नहीं बुलाए जा रहे हैं। इस हवाले से सिंध असम्बली सेक्रेटरीट का कहना है कि कायमा कमेटी का इजलास बुलाना अरकान सिंध असम्बली की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इस मामले की ताल सिंध असम्बली में जो अपोजिशन की जमात है उन्होंने भी निशानदाही नहीं की, जिसके बायस तमाम महकमों का निज़ाम इस वक्त जो है इल्तवा का शिकार है। ठीक है, इल्तवा का शिकार है तमाम महकमों का काम। बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें आगाह किया। उधर कराची में नाज़रीन खुले मैन होल शहरियों के लिए मौत का कुआं बनने लगे हैं। न्यू कराची सभा सिनेमा के करीब खुला मैन होल 2 जाने निकल गया। वाक़े को 2 रोज़ हो चुके हैं, लेकिन इंतजामिया को अब तक होश नहीं आया और खुले गटरों के ढक्कन नहीं लगाए जा सके। ऐसा लगता है कि जैसे किसी मजीद हादसे का इंतजामिया इंतजार कर रही है। कौन है जिम्मेदार और लोग इस बारे में क्या कहते हैं, जो वहाँ पर शहरी हैं वो क्या कह रहे हैं, जानेंगे नवीद सदीकी से। नवीद, बताएगा, इंतहाई अफसोसनाक तो ये पहले वाक़या पेश आया, 2 रोज़ हो गए, इंतजामिया खामोश है, क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी बिल्कुल, 2 रोज़ कबल जो है न्यू कराची सभा सिनेमा के मुकाम पर जो है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसके दौरान जो है गटर के मेन होल जो है खुला हुआ था, जिसके अंदर 7 साल सागर जो है गिरा था। उसको बचाने के लिए जो जलालुद्दीन रिक्शा ड्राइवर था उसने छलांग लगाई थी, लेकिन बच्चा और जो जलालुद्दीन है वो दोनों ही जो है जाबाक हो गए थे। ये जो मेरे कैमरे में आपको दिखाएंगे आसान, ये वो मेन होल है जिसके ऊपर अब तक जो है ढक्कन नहीं रखा जा सका, लेकिन शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत जो है इसके ऊपर पत्थर रख दिए बड़े बड़े, ताकि कोई और वाक़या जो रुनुमा ना हो सके। शहरियों के मुताबिक कई अरसे से ये जो मेन होल्स है खुले हुए थे, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो कहीं नज़र नहीं आती। इससे कबल भी जो है कुछ माह कबल जो है वाक़या पेश आया था और एक शख्स जो है गटर में जो गिरा था और वो भी जो है जाबाक हुआ था, लेकिन इंतज़ामिया ने उस वक्त भी जो है होश के नाखून नहीं लिए। अगर इंतज़ामिया इकदाम कर लेती तो ये वाक़या पेश नहीं आता। हमारे साथ यहाँ शहरी भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, इलाका मकीन भी मौजूद हैं। इस वाक़े के हवाले से पूछते हैं कि जो रिक्शा ड्राइवर ने बच्चे की जान बचाने के लिए छलांग लगाई थी वो जाबाक हो गया, मजहब की और जो उसने फ़र्क के बगैर इंसानियत की आला मिसाइल कायम की, मजहब के फ़र्क के बगैर जो है वो बच्चे की जान बचाने के लिए जलालुद्दीन इस गटर में जो है छलांग लगा लेती, उसने जो कूदा था बच्चे को बचाने के लिए। उस हवाले से शहरी से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बताइएगा, मजहब के फ़र्क के बगैर जो है छलांग लगाई, क्या कहते हैं इस बारे में? भाई ये तो इंसानियत के नाते भले कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन उसने इंसानियत निभाई। और दौर ये जो महीना चल रहा है रमज़ान मुबारक का, बहुत अच्छा दिन है, तो उसने बहुत अच्छा लड़का था वो, बस ये कह सकते हैं। ये बताइए क्या कहेंगे आप, इंतजामिया सो रही है? मेरे को तो बहुत अफसोस हुआ, मैंने आके देखा बच्चे की लाश को, पूरा घर करबला का मंजर पेश कर रहा था। मैंने बोला इन्नल्लाह मा साबिरीन, ये हुकूमत वालों को ये मेरी ठीक शुक्रिया। जिस तरह से बता रहे थे नवीद, और शहरी परेशान हैं, इंतहाई अफसोसनाक ये सूरत हाल है। शहरी परेशान और कह रहे हैं कि कोई परेशान हाल नहीं है, और राममुनक़ता हो गया नवीद से, लेकिन जिस तरह से बताया शहरी किस कदर परेशान है। इंतजामिया को होश के नाखून लेने चाहिए कि ये मामला दोबारा से ऐसा ना हो, तो इससे लिए पहले ही कोई काम कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे सिंध के मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर आ गई है। सिंध में बेनज़ीर भुट्टो मजदूर कार्ड का आज से इजरा होने जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मजदूर कार्ड का इजरा करेंगे। यौम मई पर सिंध के मजदूरों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। सिंध में बेनज़ीर भुट्टो मजदूर कार्ड का इजरा आज से शुरू किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बेनज़ीर भुट्टो मजदूर का कार्ड इफ्तिताह करेंगे, और इसके साथ साथ रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले मजदूर, मिस्त्री, घरेलू मुलाजमीन भी खुद को इस पर रजिस्टर करवा सकेंगे। उधर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने यौम मई पर मेहनत कशों को रिलीफ देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार वर्कर्स की कम अज़ कम उजरत 20,000 रुपये करने का ऐलान कर चुके हैं।
मेहनत कश तबके की खिदमत का इतराफ़ का दिन है। मेहनत कश को अल्लाह ताला का दोस्त करार दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पसमानदा और महरूम तबके बिलखुसूस मेहनत कश लोगों की फलाह बहबूद और उनके हल के लिए कोशां है। पंजाब में मेहनत कशों की फलाह बहबूद के लिए ठोस इकदाम किए गए हैं और उन पर तेज़ी से अमल दरामद जारी है। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में मजदूरों और उनके अहल खाना को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पंजाब वर्कर वेलफेयर फ़ंड के तहत हज़ारों बच्चों के लिए मुफ्त तालीम के अलावा 7.25 अरब रुपए की टैलेंट स्कॉलरशिप, मैरिज ग्रांट और डेथ ग्रांट मजदूर दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। लाहौर, ननकाना साहब और मुल्तान में मेहनत कशों में 1296 फ्लैट अलाट कर दिए गए हैं। इंशाअल्लाह इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। ऑनलाइन इंस्पेक्शन सिस्टम सोशल सिक्योरिटी और टैलेंट स्कॉलरशिप में घर बैठे दायर की जा सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब के ऐलानात आपने सुने हैं। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। हमारे साथ वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात मियां फ़ारूक हबीब सर्किट हाउस फैसलाबाद में इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करते हैं। आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की एक बहुत बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो फैसलाबाद से होती है। तो यहाँ पर फैसलाबाद को साबका हुकूमत ने टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बना दिया था। यहाँ पर पावर लूम्स जो हैं वो कबाड़ के भाव बिक रही थी। यहाँ पर उस वक्त जो सूरत हाल थी कि स्पिनिंग मिलें बंद हो रही थी और यहाँ पर जो टेक्सटाइल सेक्टर था वो दम तोड़ रहा था। लेकिन हमने आते साथ इक़दामात लिए, टेक्सटाइल पॉलिसी लेकर आए और आपने देखा कि उसके अंदर हमने जो बिजली और गैस के इनके रेट से वो पूरे मुल्क के साथ हमने एक किए। पहले सिंध के अंदर एक रेट था, वहाँ कम रेट था और पंजाब के अंदर रेट ज़्यादा था, तो यहाँ हमने उसका रेट फ़िक्स किया। फिर इनके जो तारीखी रिफंड्स से, चाहे वो DLTL की शक्ल के अंदर हों, चाहे वो इनके सेल्स टैक्स की शक्ल के अंदर हों, वो इनको वापस किए ताकि इनका कैश लिक्विडिटी का मसला जो है वो सॉर्ट आउट हो। और सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ चीज़ वो लेकर आए, जो हम एनर्जी पैकेज लेकर आए, जिसमें एक इनका पीक आवर ख़त्म किया जो 4 घंटे का था शाम में, और उसके साथ साथ हम अजाफी बिजली इस्तेमाल करने के हवाले से इरसा ने खतरे की घंटी बजा दी है। डैमों में पानी की सतह खतरनाक हद तक कम हो चुकी है। तरबेला और चश्मा विराज में पानी का जखीरा खत्म हो रहा है। मंगला डैम में पानी का जखीरा सिर्फ 6 दिन का रह गया। इस पर हम जानेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ हैं। सगीर चौधरी, बताएगा सिर्फ 6 दिन का पानी रह गया, मंगला में सूरत हाल संगीन होती जा रही है, क्या कहना है इंतजामिया का? जी देखें, गर्मी की शिदत में जो ही इजाफा हुआ है तो इससे जो है वो डैमों में पानी की सतह भी खतरनाक हद तक गिरने लगी है और खुसूसी तौर पर जो तरबेला और चश्मा बिराज हैं उसमें पानी का जखीरा बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये इरसा की जानब से खत भी लिखा गया है, जबकि मंगला डैम में पानी का जखीरा सिर्फ 6 दिन का रह गया है। और इरसा ने खतरे की घंटी बजाते हुए कहा है कि अगर सूरत इसी तरह बरकरार रही तो फिर सूबों को जो 35% पानी की शॉर्टफॉल का सामना होगा और ये इंतहाई खतरनाक होगा। दरिया सिंध का पानी कहाँ गायब होता है, इरसा ने वापदा को इस हवाले से नोटिस जारी कर दिया है। और दरिया सिंध में जो बशाम के मकाम पर पानी की आमद है 42,000 क्यूसेक, जबकि तरबेला पर 32,000 क्यूसेक क्यों है, ये भी नोटिस में सवाल किया गया है। इसके अलावा वापदा मिस रिपोर्टिंग कर रहा है, ये जो है वो अरसा की जानब से कहा गया है कि मिस रिपोर्टिंग हो रही है जिससे मिसाइल बढ़ रहे हैं। दर्जा रात में इजाफे के बावजूद डैमों में पानी की दस्तियाबी क्यों नहीं है, ये भी सवाल पूछा गया है। और अरसा ने वापदा से 2 दिन में ये इस पे तहरीरी जवाब मांगा है। ठीक है, 2 दिन में तहरीरी जवाब मांगा गया। बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी। वज़ीर आज़म के बयान पर वफाकी काबीना में हलचल मच चुकी है। वज़ीर आज़म किस वज़ीर से नाराज़ हैं और कौन कौन सी नई तब्दीलियाँ होनी हैं, तफसीलात जानेंगे अवैस कियानी से। अवैस, बताइएगा, वज़ीर आज़म ने कल कहा कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ कि मैंने कहाँ पर कौन सा वज़ीर लगाना है और अपने कई दफ़ा फैसलों पर अफसोस का इजहार भी उन्होंने किया। इस वक्त क्या सूरत हाल है वज़रा में? जी बिल्कुल, कल के वज़ीर आज़म के जो GB में जो उन्होंने बयान दिया था उसके बाद वफाकी काबीना में काफ़ी ज़्यादा इस पर जो है वो हलचल मच चुकी है और वफाकी वज़रा जो हैं अपने रुफ़का से और जो उनके जो हम ख्याल जो वज़रा हैं उनसे उनका मुशावरत का सिलसिला जारी है। और उसमें ये डिस्कशन हो रही है कि जो वफाकी वज़रा को जो है कि 2.5 साल में जो इस वक्त तक जो जितना हमने काम किया है, तमाम तर मामला जो हम मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वज़ीर आज़म जो हैं वो नाखुश हैं। लेकिन वज़ीर आज़म को अपने बयान में स्पेसिफिक करना चाहिए। वो तमाम वफाकी वज़रा को एक ही लाइन में खड़े कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगली कैबिनेट में ये मामला भी जो है वज़रा डिस्कस करेंगे PM से। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे अहम चीज़ है
कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो है काबीना में मज़ीद तब्दीलियों का भी जो है वो इंतज़ार दे ठीक है, मज़ीद तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं। आप हमारे साथ ही रहेगा अवैस। उधर एक और खबर, मिफ्ता इस्माइल ने ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर चीफ इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। मिफ्ता इस्माइल का रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत ना सुनने और दरख्वास्तें मुस्तरद करने का भी इल्ज़ाम। अवैस, इस बारे में आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मिफ्ता इस्माइल ने ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर जो है चीफ इलेक्शन कमीशनर को जो है वो ख़त लिख दिया है और उस खत में जो तमाम पोलिंग स्टेशन के वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त की गई है। इसके साथ साथ मिफ्ता इस्माइल ने जो RO के हवाले से बात की है कि जो दरख्वास्तें हमने उनको दी थी, जिन प्रिजाइडिंग ऑफिसरान की हमने निशानदेही की थी फॉर्म 45 जो के वक्त से पहले जो वहाँ तक पहुँच चुके थे, तमाम तक जो डिस्कशन जो शिकायत थी हमने RO को पहुँचाई है, लेकिन उन्होंने कोई बात हमारी नहीं सुनी और उन्होंने दोबारा जो है गिनती की जो है ये दरख्वास्त की है। इस पर नून लीग जो है अब से कुछ देर बाद अपना मौक़िफ़ जो है असली मौक़िफ़ देगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशनर को जो है इस मामले पर जो है मिफ्ता इस्माइल ने खत लिख दिया है और उसमें दरख्वास्त की है कि जितने भी पोलिंग स्टेशन के जो वोटों की जो दोबारा गिनती की जाए और जो दरख्वास्त की गई है और उसमें कहा गया है कि वो जो है उनको मिफ्ता इस्माइल जो है इस पर मुतमईन नहीं है और नून लीग की शिकायत हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस, आपने हमें आगाह किया इन शिकायत के हवाले से। जो खत लिखा गया है उस हवाले से आपने हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत में मुकीम अपने शहरियों या रेजिडेंट परमिट रखने वालों की वतन वापसी जुर्म करार दे दी है। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का कहना है कि जो ऑस्ट्रेलियाई भारत में 14 रोज गुजार चुका है वो वतन वापस नहीं आ सकता। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों को 5 साल तक कैद की सजा भी होगी। भारी जुर्माने भी अदा किए जाएंगे और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने भारत से पहले ही बराह रास्त परवाज़ों पर पाबंदी भी आयद कर रखी है, तो इसमें एक और इजाफा हो गया है और ऑस्ट्रेलिया ने भारत में मुकीम अपने शहरियों या फिर रेजिडेंट परमिट रखने वालों की भी वतन वापसी जुर्म करार दे दी है। उसके साथ ही न्यूज़ स्टोरी अब तक के लिए इतना ही। 24 न्यूज़, बाखबर 24